आज हम लोग कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ नोटेशन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले सारा का टॉपिक्स का डेफिनेशंस भी लिखवा देते हैं। सबसे पहले हेडिंग दो, लिखो कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, गिव द हेडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। For a given problem, the complexity is the number of steps. For a given problem, the complexity is the number of steps that it takes to solve an instance of the problem. That it takes to solve an instance of the problem. It considers the size of the input. It considers the size of the input measured in bits. It considers the size of the input measured in bits It considers the size of the input measured in bits using the most efficient algorithm. Using the most efficient algorithm. Using the most efficient algorithm. It also minds the space complexity of a problem. It also minds the space complexity of a problem. It also minds the space complexity of a problem. That means the volume of memory. That means the volume of memory used by the algorithm. That means the volume of memory used by the algorithm.
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स लगेगा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स लगेगा और कितना टाइम लगेगा और कितना मेमोरी लगेगा, इस चीज़ को समझना है। टाइम एंड मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जो हम लोग एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखते हैं ना, उसी तरह से वो कैलकुलेट करता है कि कितना टाइम और कितना मेमोरी लगेगा और ठीक है, और कितना नंबर ऑफ स्टेप्स लगेगा, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लिखो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एप्लीकेशंस में। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी is the study of the complexity problems. Is the study of the complexity problems. The problems can be simplified by complexity class. The problems can be simplified by complexity class according to the problems can be simplified by complexity class according to the time it takes for an algorithm to solve. According to the time it takes for an algorithm to solve. ठीक है, तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ टाइम होता है बेसिकली। मतलब कोई भी प्रॉब्लम का जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम लगाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यही दोनों मेजर फीचर होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का दो मेजर पार्ट्स होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम जितना लगेगा उसी को हम लोग कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग दो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लिखे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये सब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर ही आएगा।
ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यही दो चीज़ हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया भी जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का जो फॉर्म में आता है तो यही दो चीज़ कैलकुलेट करना होता है, हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड हाउ मच स्पेस इट विल यूज़। लिखो, द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी puts stress on the time taken and the memory occupied. The computational complexity puts stress on the time taken and the memory occupied. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है कितना टाइम लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और कितना मेमोरी यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो अब पहला लिखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन लिखो। It is defined as the number of steps. It is defined as the number of steps taken. It is defined as the number of steps taken to solve an instance of a function. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, an algorithm which takes the least number of steps is considered as the most efficient. An algorithm which takes the least number of space is considered as the most efficient. दूसरा लिखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Space complexity. It is a related concept. It is a related concept that measures the amount of space or memory required by an algorithm. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कैलकुलेट करेगा कि एल्गोरिदम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेगा कि उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने में कितना मेमोरी यूटिलाइज होगा, और मेमोरी का कैलकुलेशन नंबर ऑफ बिट्स में होता है।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या यूज़ करते हैं, बिग ओ नोटेशन। मतलब बिग ओ मतलब कैपिटल ओ, इसीलिए उसका नाम बिग ओ नोटेशन होता है। मतलब उसी का टर्म्स में हमको डिनोट करना होता है, इसीलिए उसको बिग ओ नोटेशन बोला जाता है। तो उसको भी डिफाइन करते हैं क्या होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो एक लाइन पहले लिख लो, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अलग से एक लाइन ऐड कर लो, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड विथ बिग ओ नोटेशन। मतलब ओ कैपिटल लिखना, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड विथ बिग ओ नोटेशन। ठीक है। अब हेडिंग दो बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। लिखो, द बिग ओ नोटेशन, द बिग ओ नोटेशन is generally used for, the big O notation is generally used for comparing the performance, comparing the performance of two or more algorithms. Comparing the performance of two or more algorithms. For example, अगर हम कोई बिग ओ नोटेशन लिखते हैं जैसे ओ एन स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओ इज़ बिग ओ नोटेशन है वो, और एन स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या होता है, मतलब ओ मीन्स किस ऑर्डर का एल्गोरिथम है, ओ डिनोट करता है द ऑर्डर ऑफ एल्गोरिथम, और एन डिनोट करता है द नंबर ऑफ इनपुट्स और द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये होता है इसका मतलब बिग ओ का, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी एल्गोरिथम का साइज़ जो है, मान लो कि एन है, ठीक है, एल्गोरिथम का साइज़ एन है, या लूप का साइज़ एन है, या स्टेटमेंट का साइज़ एन है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम दो तरीक़ा से लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का दो फॉर्म लिखते हैं, जैसे एन स्क्वायर और 2 to the power n, ठीक है। ये सब हम अपने मन से ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर एग्जांपल अब n का जो है वैल्यू ले लो 10, तो n स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर 100, और 2 to the power n क्या होगा, 2 to the power 10 मतलब 1024, ठीक है। 2 to the power n होगा 1024, मतलब 2 to the power 10 हो गया, n का वैल्यू 10 लिए हैं। तो अब तुम लोग खुद ही बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा प्रोसेस, ऑब्वियसली एन स्क्वायर, क्योंकि वो 100 आइटरेशंस ले रहा है या 100 स्टेप्स ले रहा है सॉल्व होने के लिए, और 2 to the power n जो है लेस एफिशिएंट है, क्योंकि वो 1024 स्टेप्स ले रहा है सॉल्व करने के लिए। तो उसको तुम स्टेप मान लो या उसको सेकेंड्स मान लो, टाइम का फॉर्म में मानना है तो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स जैसे, या माइक्रो सेकेंड्स जैसे कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा वैसे समझ लो, या नंबर ऑफ़ टाइम्स लेना है तो हम लोग को समझने के लिए नंबर ऑफ़ टाइम्स ज़्यादा आसान होगा। तो मान लो कि ये 100 टाइम्स या 100 स्टेप्स लेगा इन लेमन लैंग्वेज, और ये 1024 स्टेप्स लेगा। तो इसको देख के क्लियर पता नहीं चल रहा है विच एल्गोरिदम विल बी मोर एफिशिएंट, एन स्क्वायर और 2 to the power n। तो इसी तरह से हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एन स्क्वायर को, कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर को प्रेफर करते हैं। बात समझा है ना, बस, और इसमें और कुछ नहीं जानना है, यही चीज़ समझना है। तो यही बिग ओ नोटेशन जो है यही समझाता है। लेकिन इसके साथ साथ बिग ओ नोटेशन में एक डोमिनेंट टर्म भी होता है। जैसे डोमिनेंट टर्म क्या होता है, डेफिनेशन तो लिखवाएंगे ही। अब मान लो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ना,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी जो है एक कांस्टेंट है, मतलब ए बी सी का अपना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इन तीनों टर्म में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के साथ तो एक्स है ही नहीं, इन तीनों टर्म में डोमिनेंट टर्म कौन सा होगा? डोमिनेंट टर्म मतलब कौन सा टर्म तुम्हारा इक्वेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसी का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डोमिनेंट टर्म। तो बिग ओ नोटेशन क्या बोलता है कि तुम्हारा आंसर डोमिनेंट टर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि मान लो इसका नंबर ऑफ टाइम्स तुमको कैलकुलेट करने के लिए हम बोल दिए, एक ए बी सी का भी कुछ वैल्यू दे दिए, एक्स का भी कुछ वैल्यू दे दिए और कैलकुलेट करने के लिए दे दिए, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो ए एक्स स्क्वायर में लगेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें लगेगा तो वही ना तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि उतना टाइम तो लगना ही है। जैसे कि सपोज करो हम लोग एक्स का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, और ए बी सी को कांस्टेंट रखने देते हैं, तो ए इंटू 4 2 स्क्वायर हो गया ना, बी इंटू 2 ये सी, तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा आया। तो जैसे कि मान लो ये 4 जो आया 4 टाइम्स है, तो ए इंटू 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये बी का अपना वैल्यू है, बी इंटू 2 टाइम्स हो गया, और सी तो नंबर ऑफ टाइम्स है ही नहीं, वो सिर्फ एक बार रन करेगा, क्योंकि उसमें एक्स तो अटैच्ड ही नहीं है, एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो बिग ओ नोटेशन क्या बोलता है कि वी शुड आंसर और रिप्रेजेंट द बिग ओ नोटेशन विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट टर्म। तो इसका आंसर अगर हम लोग कोई लिखने बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे उसको एक्स स्क्वायर, और बिग ओ नोटेशन का टर्म्स में लिखना होगा तो ओ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही ना, और बाकी जो है तो वो तो इससे कम है, तो एक्स बिग ओ नोटेशन में एक्स स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स या अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द गिवन इक्वेशन और गिवन एल्गोरिथम। तो इसीलिए डोमिनेंट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग दो डोमिनेंट टर्म। एग्जाम्पल बाद में लिखना, हम उसको बॉक्स में इनक्लोज कर दिए हैं। पहले हेडिंग दे दो डोमिनेंट टर्म, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। देखो, द बिग ओ नोटेशन represents the performance of an algorithm. The big O notation represents the performance of an algorithm with the input size n, small n. The performance of an algorithm with the input size n. Actually, big O is a function. Big O is a function with the parameter n. मतलब क्या? जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, ओ एक्स स्क्वायर लिखे हैं, इसको देखो, तो ओ के बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट। तो प्रोग्रामिंग में स्मॉल ब्रैकेट्स कहाँ लगता है? फंक्शन के बाद। बार बार समझाए हैं ना तुम लोग को, वेरिएबल्स के पहले डेटा टाइप लगता है, क्लास नेम के पहले क्लास कीवर्ड लिखा जाता है, और फंक्शन नेम के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगता है। तो इसीलिए कंप्यूटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो बिग ओ जो है एक तरह का फंक्शन ही है, और एन उसका पैरामीटर है, मतलब वैल्यू है उसका, ठीक है। तो वही लिखवाना है। एक्चुअली बिग ओ इज अ फंक्शन विद द पैरामीटर एन, एंड इफ, और कंटिन्यू करो, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन द पैरामीटर, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन द पैरामीटर, द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑल्सो चेंजेस। And if there is a change in the parameter, the performance of the function also changes. परफॉर्मेंस का मतलब वही हुआ टाइम और मेमोरी। मान लो तुम लोग n का वैल्यू, बड़ा वैल्यू इनपुट कर दोगे, लार्ज वैल्यू, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, या ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स भी लगेगा, और छोटा वैल्यू रहेगा तो जल्दी से कैलकुलेट होगा।
तो n के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही ना। तो कोई भी फंक्शन जो तुम लोग प्रोग्राम बनाते हो किसी भी चैप्टर का, तो कोई भी फंक्शन में जो पैरामीटर को जो वैल्यू देते हो, तो फंक्शन का वर्किंग उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि नहीं। तो उसी तरह से ओ का भी वैल्यू उसका पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। तो इसमें अब लाइन चेंज कर लिखो। सो द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम is affected by the term the performance of an algorithm is affected by the term which plays a vital role and affects the performance most such a term is known as the dominant term. Such a term is known as the dominant term. जो तुम्हारा एल्गोरिदम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसी को हम लोग डोमिनेंट टर्म मानते हैं। तो जैसे अभी एक्सप्लेन किए ना, फिर से एक्सप्लेन करते। सपोज दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स। एक्स को तुम लोग एन भी मान सकते हो। एन एक वेरिएबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार एन ही लिखेंगे, उसके जगह ए बी सी एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो जैसे अभी एक्सप्लेन किए ना कि एक्स का इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टर्म कौन सा होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेगा एग्जीक्यूट करने में। तो यही डोमिनेंट टर्म हुआ। तो एक्स स्क्वायर इज़ द डोमिनेंट टर्म। तो उसको बिगो नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ओ एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से तुम लोग जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे तो उसमें सब टर्म का मान लो वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो उसमें जिसका वैल्यू सबसे बड़ा आएगा ना, उसी का टर्म में हम लोग बिग ओ को रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा वाला का टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बात समझे। जैसे इसमें भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है ओ एक्स स्क्वायर और इसका क्या आएगा ओ एक्स, और इसका तो खाली ओ है। तो तीनों में से कौन सा का लिखोगे, एक्स स्क्वायर का लिखोगे। डोमिनेंट टर्म का टर्म्स में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल को लिख दो। तो इस ये कैलकुलेशन कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन लिख दो और ये लिख दो। ठीक है, बन के है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेट होगा, हेडिंग दो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल सिंपल सा, एक इफ़ कंडीशन लेते हैं। इफ़ ए इज़ मोर देन बी देन मैक्स इक्वल टू ए एल्स मैक्स इक्वल टू बी। मान लो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है तुमको इफ एल्स का, और इसका तुमको कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सपोज देखो कैसे फाइंड किया जाता है। अब ये बताओ इफ एल्स में तो कोई एक ही रन करेगा ना, या तो इफ रन करेगा या फिर एल्स रन करेगा, दोनों तो रन नहीं करेगा, है ना। तो इसका सपोज करो कि ये जो इफ कंडीशन है ये कांस्टेंट टाइम C0 जो है यूटिलाइज करता है रन करने के लिए। कांस्टेंट टाइम C0 मतलब 0 हम एक नंबर दे दिए, सीक्वेंस नंबर, खाली C भी लिख सकते थे।
ठीक है, क्योंकि और भी स्टेटमेंट्स है ना, तो अगला वाला स्टेटमेंट को C1 C2 C3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, इसलिए 0 दे दिए। ठीक है, तो सपोज करो, ये सब सपोज करना है। ठीक है, एक्यूरेट आंसर थोड़ी जो निकलता है ये सब। तो सपोज इफ A मोर देन B टेक्स कांस्टेंट टाइम C0 टू एग्जीक्यूट। ठीक है, और ये दोनों जो है ये कांस्टेंट टाइम C1 लेता है, क्योंकि दोनों में से C1 और C2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं रन करेगा ना, या तो इफ़ रन करेगा या फिर एल्स रन करेगा। तो सपोज करो कि मैक्स इक्वल टू A या फिर मैक्स इक्वल टू B कांस्टेंट टाइम C1 लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब ये तो हो गया, टाइम कैलकुलेट कर लिए। अब इसका बिग ओ नोटेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले तो कैलकुलेट कर देंगे C0 प्लस C1, कोई एक रन करेगा ना, आइदर मैक्स इक्वल टू A और मैक्स इक्वल टू B। तो ये कैलकुलेशन होगा हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी का, कांस्टेंट टाइम C0 प्लस कांस्टेंट टाइम C1, दिस मच टाइम विल बी टेकन बाय दिस इफ एल्स स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट। और इसको बिग ओ नोटेशन में कैसे करेंगे? O ऑफ C। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स तो इसमें है ही नहीं, खाली नंबर ऑफ टाइम्स तो है ही नहीं, खाली कांस्टेंट टाइम है, तो O ऑफ C लिख देंगे। तो अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी बनाओगे तो C ही लोगे कांस्टेंट टाइम का वेरिएबल का नेम। XYZ P N कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक स्टैंडर्ड वेरिएबल ले लिए C0। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये C0 लगाएगा, ये दोनों में से कोई एक C1 लगाएगा, तो C0 प्लस C1 ये कांस्टेंट टाइम है। और बिग ओ नोटेशन होगा O ऑफ C, मतलब O हो गया फंक्शन और C हो गया उसका पैरामीटर, मतलब टाइम टेकन। और दोनों का वैल्यू इस बार इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स तो है नहीं ना, किसी में हम लोग नंबर ऑफ़ टाइम्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो खाली C0 और C1 है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करेंगे आंसर। लिख लो अब इसको, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। ठीक है, खाली नेस्टेड फॉर लूप में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग तो तुम लोग पढ़े हो ना, तो उसमें भी तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा कैलकुलेट करने में। लेकिन एक दो क्वेश्चन देता है, एक थ्योरी में देगा, एक कैलकुलेट करने के लिए देगा, 2 क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस चैप्टर से भी। और इसके साथ साथ मान लो जैसे क्लास 10 के जैसा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दे देगा MCQ में, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। असर्शन रीजनिंग का मतलब क्या होता है? असर्शन में कोई भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख दिए, फॉर एग्जांपल डबल निगेशन ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट्स इन द सेम वेरिएबल, समझ में आ रहा ना, मतलब A डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। तो हम स्टेटमेंट लिख दिया डबल निगेशन ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट्स इन द सेम वेरिएबल, ये मान लो असर्शन हो गया। तो इसका रीजन कुछ दे देंगे, वो तो सही गलत कुछ भी दे सकते हैं ना, क्वेश्चन है ना, उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी जो है हम फोर्स्ड थोड़ी जो है कि हम सही रीज़न ही देंगे हर बार। ठीक है, तो रीज़न दे दिए बिकॉज डबल कॉम्प्लीमेंट्स अगेन रिजल्ट्स बैक्स इन नो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन रहेगा असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हम असर्शन कुछ और लिख दिए, रीजन कुछ और दे दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो असर्शन लिखे हैं उसी का एक्सप्लेनेशन हम रीजन में दिए हैं। तीसरा ऑप्शन दे देगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, और चौथा ऑप्शन दे देगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। तो उसमें तुमको चूज़ करना है बस कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो असर्शन रीजन को तो ध्यान से पढ़ना है, चूज़ करना है। तो वो किसी भी टॉपिक से कोई भी डेफिनेशन दिया जा सकता है। ऐसे तुम लोग कुछ भी डेफिनेशन सोच लो। फॉर एग्जांपल एक और असर्शन दे देते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट द सुपर क्लास। ठीक है, और इसका रीज़न क्या देंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड हेल्प्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास लाइक मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब इसके अकॉर्डिंगली तुमको जज करना है दोनों सही है, रीज़न करेक्ट है कि नहीं, या दोनों में से कोई गलत है। ठीक है, गलत एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन इनहेरिटेंस ऑल द फंक्शंस इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। ठीक है, रीज़न दे दिए कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ हर का दोनों गलत है। कंस्ट्रक्टर तो सबसे पहले इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी गलत सही कुछ भी दिया रहता है, तो वो सब तो डेफिनेशन याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा, तो आंसर अपने आप समझ में आएगा। तो ये समझ में आया ना कैलकुलेशन। अब इसमें देखो एक दूसरा कैलकुलेशन लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ, इसी टाइप का लेते हैं, है ना। इफ ए इज मोर देन बी, फिर इफ ए इज मोर देन सी, मैक्स इक्वल टू ए, एल्स मैक्स इक्वल टू बी, और फिर इफ का एल्स इफ बी इज मोर देन सी देन मैक्स इक्वल टू बी, एल्स मैक्स इक्वल टू सी। ये हो गया, मान लो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे होगा टर्म्स देख लो पहले। ये सपोज करो इफ ए मोर देन बी, इट टेक्स कांस्टेंट टाइम P0, सी ही लिए थे तो सी को ही ले लेते हैं। इट टेक्स कांस्टेंट टाइम C0 टू एग्जीक्यूट, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, इफ ए मोर देन सी, सपोज इट टेक्स कांस्टेंट टाइम C1 टू एग्जीक्यूट। इन दोनों में से कोई एक रन करेगा, सपोज इट टेक्स कांस्टेंट टाइम C2 टू एग्जीक्यूट। ये हो गया इफ का पार्ट। अब एल्स में जाओ, एल्स में भी तो एग्जीक्यूट करेगा ना। तो अब देखो एल्स में क्या लिखोगे, ये अगेन इफ बी मोर देन सी, इट ऑल्सो टेक्स कांस्टेंट टाइम C1 टू एग्जीक्यूट एंड दिस वन विल टेक कांस्टेंट टाइम C2 एग्जीक्यूट, मीन्स आइदर ऑफ दिस टू, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसमें अब ये चीज़ समझो तुम लोग, ये तो ठीक है, सबसे मेन कंडीशन है, कांस्टेंट टाइम C0 इसको लगा एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। इसके बाद अब ये तो इफ़ रन करेगा या फिर एल्स रन करेगा, है ना इसमें। और इसके अंदर भी ऑप्शन है इफ एल्स, इसके अंदर भी ऑप्शन है इफ एल्स। तो इफ़ का अलग टाइम और एल्स का अलग टाइम नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही रन करेगा। बस ये वाला जो मेन कंडीशन है उसका एक अलग टाइम होगा, कांस्टेंट टाइम C0, ठीक है। बाकी ये कंडीशन और ये दोनों स्टेटमेंट, या फिर ये कंडीशन और ये दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम लिखना है। इसके लिए सेम टाइम मतलब इसको C1 लगेगा एग्जीक्यूट करने में, तो इसको भी C1 ही लगेगा। इन दोनों को C2 लगेगा तो इन दोनों को भी C2 ही लगेगा। क्यों अलग अलग C3, C4, C5 क्यों नहीं नाम दे दिए हैं? क्योंकि सब थोड़ी जो रन करेगा। इफ़ के अंदर जाओगे तो ये रन करेगा, एल्स के या फिर एल्स के अंदर जाओगे, ठीक है। तो तुम इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, खाली इफ़ देखो। मान लो खाली इफ़ रन कर रहे हो तो इफ़ कंडीशन लेगा C0 कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट, फिर उसके अंदर इफ़ कंडीशन C1 कांस्टेंट टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रन करेगा तो वो C2 कांस्टेंट टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। हो गया। अब थोड़ा देर के लिए मान लो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में जाओगे, तो फिर तो वही बात हो गया ना, ये लेगा C1 कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट, और इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट रन करेगा तो वो लेगा C2 कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट। तो इसमें सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? खाली ये वाला मेन कंडीशन, क्योंकि इसी के ऊपर इफ़ और एल्स का एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है। तो हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? C0 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। ये होगा कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट करने का। और बिग ओ नोटेशन क्या होगा? O ऑफ C। बस हो गया। नोट कर लो। अब देखो लूप्स में कैलकुलेट करते हैं। कोई लूप्स ले लिए, एक फॉर लूप ले लिए, एग्जांपल नंबर 3, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन और इक्वल टू n, I प्लस प्लस, और इसके अंदर स्टेटमेंट है A इक्वल टू A प्लस I, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अब इसमें नंबर ऑफ टाइम्स भी आ गया, क्योंकि लूप है ना। इफ एल्स में तो नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आता है, इफ एल्स लिखो चाहे नेस्टेड इफ एल्स लिखो, क्योंकि वो सब तो एक ही बार रन करता है। तो उसको तुम मान लो C0, C1, C2 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना से करोगे? 1 से, क्योंकि वो एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। लेकिन लूप तो एक से ज़्यादा बार भी एग्जीक्यूट कर सकता है ना। तो
ये लूप कितना टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, n टाइम्स, तो ये यहाँ लिखे हो इट विल टेक n टाइम्स, और ये क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम c0 लेगा एग्जीक्यूट करने में, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, c0 इंटू n, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, O ऑफ n, ठीक है, O ऑफ n, बिकॉज इट इज टेकिंग n नंबर ऑफ टाइम्स टू एग्जीक्यूट, n नंबर ऑफ आइटरेशंस लग रहा है इसमें। अब एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो कोई नेस्टेड फॉर लूप लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस, j इक्वल टू 1, ये भी लेस देन और इक्वल टू n j प्लस प्लस, a इक्वल्स टू a प्लस i। तो इसका क्या होगा, देखो ये भी n टाइम्स होगा, ये भी n टाइम्स होगा, और a इक्वल टू a प्लस कॉन्स्टेंट टाइम c0 लगाएगा एग्जीक्यूट करने में, तो ये हो गया c0 इंटू n दैट इज c नॉट n स्क्वायर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ n स्क्वायर होगा ना। और मान लो दोनों का नंबर ऑफ आइटरेशंस अलग अलग रहेगा, तो मतलब एक m टाइम्स और दूसरा n टाइम्स, तो क्या लिखोगे, m इंटू n, हाँ? 2 मार्क्स का, तो इसमें करना ही क्या है, सब तो लिखा ही रहेगा तुमको, 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन कंपलसरी सेक्शन में ना आएगा, या एमसीक्यू में 1 मार्क्स का भी आ सकता है, चूज़ करने बोल देगा कौन सा करेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको चूज़ करके बताओ, ठीक है। तो 1 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन थोड़ी जो है, ये लूप तो लिखा ही रहेगा ना, तुमको O ऑफ n या O ऑफ n स्क्वायर खाली चूज़ ही ना करना है। अच्छा, सपोज करो हम एक और एग्जांपल देते हैं, a इक्वल टू a प्लस 1, एक स्टेटमेंट लिखें, फिर उसके बाद एक लूप भी लिखते हैं, i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर है b इक्वल टू b प्लस 1, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दे रहे हैं, देखो और लूप लिख देते हैं, j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू n j प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर इस साइड लिख रहे हैं फॉर, एक और लूप है फॉर k इक्वल्स टू 1, k लेस देन और इक्वल टू n k प्लस प्लस, ये मान लो इतना सारा स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट ये है a इक्वल टू a प्लस 1, उसके बाद एक फॉर लूप है, उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप है। तो इसमें हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो सबसे पहले दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम c0 टू एग्जीक्यूट, ठीक है, ये होगा n टाइम्स, ठीक है। दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम c1 टू एग्जीक्यूट, ये भी होगा n टाइम्स, ये भी होगा n टाइम्स, और ये दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम c2 टू एग्जीक्यूट। तो हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टाइम c0, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, कांस्टेंट टाइम c0 प्लस कांस्टेंट टाइम c1 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स n, फिर कांस्टेंट टाइम c2 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स
एन स्क्वायर, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप है, एन टाइम्स ये एन टाइम्स वो, मतलब एन टाइम्स जे लूप और एन टाइम्स के लूप, तो एन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब बताओ इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सा हुआ, C2 इंटू एन स्क्वायर, तो आंसर क्या लिखेंगे, O ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ एन स्क्वायर। बस इतना ही कैलकुलेशन आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। तुम लोग का थ्योरी कितनी तारीख स्टार्ट होगा, थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम 12 फरवरी में। अब देखो एक लास्ट डेफिनेशन रह गया, हेडिंग 2 लिखो, बेस्ट एवरेज, देखो बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी को तो हम लोग पहले डिफाइन कर ही लिए हैं, तो अब ये नेम से भी तुम लोग डेफिनेशन अपने से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज़ बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या लिखेंगे, लिखो हेडिंग दो, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। It means that the function which takes minimum time or space to execute. It means that the function which takes minimum time or space to execute. जो सबसे कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ ना। फिर उसका अपोजिट हो गया वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। It means that the function which takes maximum time, or maximum number of steps to execute. It means that the function which takes maximum time or maximum number of steps to execute. It means that the function which takes maximum time or maximum number of steps to execute. और लास्ट है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी it means that the function which takes average time or uses
average number of steps to execute. It means that the function which takes average time or average number of steps to execute. Complexity calculation सिर्फ if और for loops वाला Loops, if else loops. देखो एक क्वेश्चन जैसे 2019 में पूछा था, कंपेयर द टू कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो अभी एग्जांपल हम बताएं वही पूछा है। कंपेयर द टू कॉम्प्लेक्सिटीज़ ओ ऑफ एन स्क्वायर एंड ओ ऑफ 2 to the power n एंड स्टेट विच इज़ बेटर एंड वाई। हो सकता है एक्सप्लेन तो कर ही दिए, तो n का वैल्यू लेके कैलकुलेट कर देना और दिखा देना नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें कम लगेगा वो बेटर है। तो ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है। सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो 2015 पहले तो है डिफाइन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख देना है। देन कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिग ओ नोटेशन फॉर द गिवन कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट है फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, और उसके अंदर स्टेटमेंट है s इक्वल टू s प्लस k। तो सिंपल नहीं है, n टाइम्स खाली है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है हर बार।
हर बार रहता भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। और कुछ अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर x इक्वल टू 1 लेस, ध्यान दो सब, x लेस देन और इक्वल टू a x प्लस प्लस, फॉर i इक्वल टू 1 y लेस देन और इक्वल टू k y प्लस प्लस, फॉर z इक्वल टू 1 z लेस देन और इक्वल टू c z प्लस प्लस। देखो इसको, आउटर लूप x इक्वल टू 1 टिल a, नेस्टेड फॉर लूप है y इक्वल टू 1 टिल b और z इज इक्वल टू 1 टिल c। और इसमें स्टेटमेंट्स क्या है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बस लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो स्टेटमेंट यहाँ कुछ भी है, C0 इंटू ए प्लस ये स्टेटमेंट हो गया C1 इंटू बी इंटू सी। सबका नंबर ऑफ आइटरेशंस अलग अलग है ना, इसका ए टाइम्स है, इसका बी टाइम्स है, इसका सी टाइम्स है, तो ये होगा, ठीक है। तो ये C0 इंटू ए हो गया प्लस C1 इंटू बी इंटू सी। तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O ऑफ ए प्लस O ऑफ बी इंटू सी, यही होगा ना। और बस इसको इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या होगा? ये मैक्सिमम वाला O ऑफ बी इंटू सी। अब इसके बाद इसमें एक और एडिशन कर दिया है, हाउ वुड द कॉम्प्लेक्सिटी चेंज इफ ऑल द 3 लूप्स वेंट टू n टाइम्स इंस्टेड ऑफ a b एंड c टाइम्स। तो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऑल द लूप्स वेंट टू n टाइम्स इंस्टेड ऑफ a b एंड c टाइम्स, तो ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स, तो ये O ऑफ n होगा और ये क्या हो जाएगा? O ऑफ n स्क्वायर। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही ना हुआ, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या है? तो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके बताना है, तो O ऑफ n स्क्वायर होगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। तुम लोग बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर बोर्ड, वो सुनो। सबसे पहले प्रोग्रामिंग पे अगर फोकस करेंगे, सो द प्रोग्रामिंग्स विच आर कन्फर्म्ड, कौन कौन सा प्रोग्रामिंग कन्फर्म्ड है उस पर ध्यान दो। स्टैक नंबर 1, स्टैक और क्यू में से एक प्रोग्राम तो ज़रूर आएगा, ठीक है। वीडियो सुन सुन के तुम लोग लिख भी सकते हो, ओके। स्टैक और क्यू में से एक प्रोग्राम ज़रूर आएगा, ओके। तो स्टैक और क्यू में से एक प्रोग्राम ज़रूर आएगा। डी क्यू इस बार आने का लीस्ट चांसेस है, क्योंकि 2023 में डी क्यू आ चुका है, पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो आ सकता है दैट इज़ रिकर्सन, आएगा ही, ठीक है। रिकर्सन से एक प्रोग्राम आएगा। अब वो रिकर्सन से जो प्रोग्राम आता है उसमें जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सेट होता है? टाइप ऑफ नंबर रहेगा, ठीक है, जनरली टाइप ऑफ नंबर रहता है।
कोई भी टाइप का नंबर दे देता है। जैसे 2023 में ही ड्यूडेनी नंबर पूछा था, तो ड्यूडेनी नंबर में से जो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना था उस फंक्शन को रिकर्सिव बना दिया। उसी तरह से प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने का फंक्शन को रिकर्सिव बना देगा। इस तरह से चेंजेस करते रहता है। तो रिकर्सिव फंक्शन से एक प्रोग्राम कन्फर्म है। नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में, उसको उस फंक्शन को रिकर्सिव बना देगा। तो रिकर्सिव बनाने के लिए बिना लूप का बनाओगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। ठीक है, ये हो गया। तो 2 प्रोग्राम हो गया, रिकर्सन और स्टैक क्यू। तीसरा प्रोग्राम जो है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से एक प्रोग्राम कन्फर्म्ड आएगा। सिंगल इनहेरिटेंस ही सिर्फ पढ़ना है तुम लोग को। सो ओनली सिंगल इनहेरिटेंस इज देयर इन द सिलेबस फॉर प्रोग्रामिंग पार्ट। तो सिंगल इनहेरिटेंस एक प्रोग्राम आएगा, 3 प्रोग्राम्स। देन प्रोग्राम नंबर 4 डबल डायमेंशनल एरे। ठीक है, मैट्रिक्स, इससे प्रोग्राम जरूर आएगा। प्रोग्राम नंबर 4, 4 प्रोग्राम हो गया। तो उसके बाद और जो ऑप्शंस बचा उसमें तुम लोग का एक स्ट्रिंग से आएगा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम आता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम मतलब एक एरे दिया हुआ है, उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट के हेल्प से मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। ठीक है, एक मेंबर वेरिएबल रहेगा, वो एरे टाइप का रहेगा और उसको 2-3 ऑब्जेक्ट बना के और उसको मर्ज करने के लिए दे देगा या सम फाइंड करने के लिए दे देगा। बट ओनली वन वेरिएबल विल बी यूज्ड with the help of multiple objects 2 times 3 times as many times it is required। तो ऐसे प्रोग्राम आएगा। ठीक है, और एक स्ट्रिंग से भी आ सकता है। सो टोटल 6 प्रोग्राम रहेगा जिसमें तुम लोग को 4 बनाना है। ओके, 2 विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड 2 विल बी ऑफ 5 मार्क्स। इस तरीके से प्रोग्रामिंग आता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग के लिए इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे बाकी सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बुलियन अलजेब्रा से क्या क्या आ सकता है, थ्योरी क्या आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।